हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 11। कहानी में थोड़ा सा शुरू करने से पहले हम कुछ प्रीवियस पार्ट भी जान लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में होता क्या है कि जो बरखा है वो सलोनी के बैल्कनी से कूद के चले जाती है और यहाँ पे सलोनी एज यूजुअल उसकी रूटीन फॉलो होती है जैसे कि वो करती है। वैसी ही सारी चीज़ें हो रही थी। धीरे धीरे वक्त भी ख़त्म हो रहा था और थोड़ी देर बाद नाश्ते का टाइम हो जाता है और उसी टाइम पे जैसे ही सब लोग बैठ के खाने लगते हैं उसी टाइम पे डोरबेल बजती है और रोशनी और नताशा भी एंटर करते हैं। रोशनी जब एंटर करती है तो वो सलोनी को एक बार देखती है बड़े गौर से। अब आगे सुनते हैं। आगे होता क्या है, जो रोशनी थी बड़े गौर से एक बार सलोनी को देखती है। इवन नताशा भी। आज सलोनी के चेहरे पे एक अलग ही खुशियाँ थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सलोनी, उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल, उसके चेहरे थोड़े से लाल पड़ गए थे, लाली से थे, काफ़ी क्यूट लग रही थी सलोनी, ये हम बोल सकते हैं। बड़ी प्यारी लग रही थी। और जब ये दोनों ऐसे नोट करते हैं तो जो नताशा है वो थोड़ी सी छेड़ने के मूड में आती है और पूछती क्या हुआ। तो सलोनी क्या है, थोड़ी सी गुस्से में जब वो बोलती है तो वो चुप हो जाती है और बातें करते करते वो लोग नाश्ता करने लगते हैं। तो वो रोशनी, ऐसा होता है ना कि टेबल के एक साइड पे सलोनी बैठी थी, एक साइड पे जो थी, एक साइड पे नताशा बैठी हुई थी। सलोनी के दोनों साइड पे रोशनी और एक साइड पे नताशा, दोनों बैठे हुए थे। सामने उनके मोम ब्रेड बैठे थे सलोनी के। ऐसी ही चीज़ें थी। सलोनी जो थी उसके बाल जो खुले हुए थे वो खा नहीं पा रही थी। जो हम लोग खाते हैं खाने को प्रॉपरली वो खा नहीं पा रही थी। उसके बाल बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे चीज़ों में। तो सलोनी क्या कर रही थी, बार बार बालों को हटाने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन वो हटा नहीं पा रही थी। तो रोशनी जो थी वो क्या करती है, अब उसके बालों को हल्का सा उसके कानों के पीछे गूंजने के लिए उसके बालों को पूरी तरीके से पीछे लेकर, और जैसे ही वो पीछे लेकर जाती है उसकी नज़र मानो थम सी जाती है वहाँ पर उसके नेक साइड पे। तो अब नताशा देखती है कि रोशनी बड़े गौर से उसके नेक को देख रही है। तो नताशा भी देखती है। जैसे ही नताशा देखती है तो वो भी शॉक हो जाती है। वो दोनों काफ़ी शॉक होकर सलोनी को देख रहे थे। सलोनी एक बार दोनों की नज़रों को देखती है और फिर पूछ पड़ती है क्या हुआ है। तो अब नताशा जो थी वो तो समझ चुकी थी सारी चीज़ों को। इवन रोशनी भी सारी चीज़ों को समझ चुकी थी। थोड़ी बहुत समझने की कोशिश में भी थी। वो चीज़ों को समझ भी रही थी और थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी जो थी, कुछ था चीज़ों में। तो बस वही सारी चीज़ें चल रही थी। उसके मन में बहुत कश्मकश थी रोशनी के मन में। नताशा अब क्या करती है, सलोनी के कानों के पास आके बोलती, रात में क्या क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम आई थिंक सो। जैसे ही ये बोलती है मानो सलोनी को रात की सारी चीज़ें फ्लैशबैक की तरह याद आने लगती है। और जैसे ही वो याद करती कि किस तरीके से बरखा उसके पास आई थी, उसके नज़दीक आई थी, उसे किस कर रही थी, उसको अपने करीब करके सोई थी, दोनों एक दूसरे को हक करके, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें बरखा की उसे याद आने लगती हैं। और कहीं ना कहीं यही सब याद करते हुए सलोनी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है और कहीं क्षण भर में वो एक चीज़ें और याद करते हुए उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। वो चीज़ ये थी, जब बरखा उसके बैल्कनी से जंप की थी तो उसके पैरों में और उसके हाथों में थोड़ी सी चोट लग गई थी, जिसके वजह से उसने बरखा को नहीं पता है कि सलोनी ने ये चीज़ नोट कर लिया, लेकिन इवन सलोनी ने नोट कर लिया था। सलोनी को पता चल गया था कि बरखा को चोट लग गई है। तो वो वही चीज़ें समझती, इसी बात का उसको बहुत बुरा लगता है और उसको यही सोचते उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है और ऑफ मूड में बोलती कि क्या है, चुप नहीं हो सकती तू। तो बोलते अरे यार, ये तेरे गले पे जो निशान है मैं उससे वही पूछ रही हूँ बस। और ये बात जो थी नताशा ये थोड़ी सी ज़ोर से बोल देती है। यहाँ पे सलोनी के मॉम एंड डैड भी सुन लेते ये बात, और जैसे ही उसके डैड और मॉम दोनों सुनते हैं तो उसके डैड पूछ पड़ते, कौन सा निशान बेटा, क्या हुआ है। तो अब सलोनी क्या ही बोले, अब वो घबरा जाती है। यहाँ पे रोशनी भी सिचुएशन समझ चुकी थी।
तो एक बार रोशनी और सलोनी दोनों ही गुस्से से नताशा की तरफ देखते, मानो नताशा को अब वार्निंग दे रहे कि अब तू चुप हो जा, एक शब्द ही बोली ना तो यहीं पे तू अब इतना थप्पड़ खा जाएगी हम लोगों के हाथों से। नताशा चुप हो चुकी थी। वो काफ़ी घबरा चुकी थी। थोड़ी बहुत तो बोल ही सकते हैं क्योंकि भाई दोनों की नज़रें खा जाने वाली नज़रों से थी, तो चुपचाप खाने लगती है। तभी उसके डैड सलोनी के पूछ पड़ते हैं कि क्या हुआ है, कौन सा निशान। तभी नताशा और ऐसा बोलते हुए वो क्या करते हैं, देखने लगते हैं नताशा के पास। तो नताशा तो चुप थी, तो सलोनी के पास देखते हैं तो सलोनी के नेक पे देखते हैं कि कुछ निशाने हैं जो कि बरखा की दी हुई थी। बोल सकते दैट वाज अ लव बाइट। तो वैसी ही कुछ चीज़ें थी। जैसे ही सलोनी के डैड ये चीज़ नोट करते हैं तो सलोनी को एक बार बड़े गौर से देखते हैं, मानो वो चीज़ों को समझ रहे थे, समझने की कोशिश थे। और तभी सलोनी बोल पड़ती कि पापा ये। तभी सलोनी के डैड बोलते कि बेटा ये कैसे हुआ, ये चोट कैसे लग गई तुम्हें, ये चोट है ना, ये क्या है, ये बेटा एलर्जी हुई है क्या, क्या हुआ है। अब यहाँ पे तो सलोनी क्या ही बोले, अब उसे वो पूरी तरीके से मतलब मन ठंड सी पड़ चुकी है उसकी पूरी शरीर, वो क्या जवाब दे इस तरीके से। और इस तरीके से उसके पापा उससे सवाल करेंगे, वो क्या जवाब देगी। इवन उसकी मम्मी भी पूछ पड़ती कि बेटा क्या हुआ है, आज तुम दरवाज़ा भी बहुत लेट खोली थी सुबह, सब ठीक तो है ना, तुम ठीक हो ना बेटा। जैसे ही रोशनी ये सुनती है, अब रोशनी सारे मांझले समझ जाती है। तो रोशनी क्या करती है, एक बार सलोनी की तरफ देखती है। सलोनी मानो बड़े लाचारी वाली नज़रों से रोशनी की तरफ देखती है और मानो आंखों में कह रही हो यार कि बचा ले प्लीज़। तो रोशनी उसको आंखों में देखती है और एक स्माइल पास करते हुए अंकल की तरफ देखते बोलती कि अंकल आपको तो पता है ना, एक्चुअली कल इसने कैंटीन से कुछ खा लिया था बाहर का, तो जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। मतलब कुछ तो बाहर का हम लोगों ने खा लिया था और आपको तो पता है ना कि इसको बाहर की चीज़ें ज़्यादा सूट नहीं करती, तो कुछ इसने पानी या कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी ली थी, मेरे ही बोला था, तो शायद उसी वजह से ये एलर्जी हुई है इसे। तो अंकल उसके तभी सलोनी के डैड ये चीज़ सुनते हैं और बोलते कि पर बेटा तुम्हें तो एलर्जी जल्दी होती नहीं है। तो सलोनी बोलती कि तभी तो बोल रहे हो ना अंकल कि इसे जल्दी होती नहीं है और अभी हो गई है। कोई बात नहीं अंकल, वो मैं ऑइंटमेंट इसको दे देती हूँ, लगा लेगी। तो अंकल बोलते कि ठीक है बेटा। तभी सलोनी की तरफ चलते, बेटा और कुछ ज़रूरत है कि डॉक्टर के पास चलना है क्या, दर्द वर्द हो रहा है क्या, वहाँ पे कुछ भी हो रहा है तो चलो चलते हैं। तो सलोनी बोल पड़ती कि नहीं पापा ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, ऑइंटमेंट लगा लूँगी। ये बात भी सलोनी प्रॉपरली बोल नहीं पा रही थी, उसके लफ्ज़ बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहे थे, उसके डैड सुन नहीं पा रहे थे। पूछते कि क्या बोला तुमने बेटा, मैं तो तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं थी। तो रोशनी बोलती अंकल खाना खाते ना, खाना खाने के टाइम पे वैसे भी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। और वैसे ही होती है, वो ना लोग नाश्ता ख़त्म करते हैं और नाश्ता ख़त्म करने के बाद जो सलोनी है वो अपने डैड के पास जाती है। उसके डैड उसको बेहद प्यार से उसको अपने गले लगाते हैं, उसके फोरहेड पे किस करते हैं और किस करके वो वहाँ से दफ्तर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ सलोनी जो थी वो रूम में आती है, रूम में आते ही सीधा ऑइंटमेंट लेती है और अपने नेक पे अप्लाई कर लेती है। दूसरी तरफ जो रोशनी थी वो उसके पीछे पीछे आती है और आते ही रूम में दोनों आते हैं, नताशा और रोशनी दोनों आते हैं, देखते हैं रूम में और देखते हैं कि जो सलोनी है वो वहाँ पे ऑइंटमेंट अप्लाई कर रही थी अपने नेक पे, यहाँ पे बरखा की दी हुई निशानों पे ऑइंटमेंट अप्लाई कर रही थी। और कहीं ना कहीं जब वो उस लव बाइट को टच कर रही थी तो उसे बेहद ही अजीब सा महसूस हो रहा था, मानो वो अभी अभी दी गई हो, मानो अभी भी बरखा उसके उतनी ही नज़दीक हो। कुछ ऐसी चीज़ें थीं, बहुत प्यारी लग रही थी सलोनी को वो सारी चीज़ें। वो ऑइंटमेंट अप्लाई करते तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी। नताशा और रोशनी दोनों आते हैं और रोशनी बोल पड़ती ओहो तो कोई ब्लश भी कर रहा है, हाय कितनी प्यारी लग रही है। तो सलोनी पीछे बोलती क्या है, तू घर में कैसे आ गई। तो बोलती एक्सक्यूज़ मी, मैं तेरे घर में पहले से ही आई हुई हूँ। तो बोलती आई मीन टू से मेरे रूम में क्या कर रही है तू। तो बोलती ओह तो मैं तेरे रूम में क्या, मतलब मैं तेरे रूम में आ नहीं सकती। वैसे तुझे अगर याद हो तो मैं तुझे बता दूं कि ये मेरी बहन का कमरा है, तो मैं अपनी बहन के कमरे में जब चाहूँ तब आ सकती हूँ।
मुझे कोई रोक टोक नहीं है। और ये दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी नताशा की नज़र वहाँ पे पड़े एक चेयर पे जाती है जिस पे एक जैकेट रखा हुआ था। तो जैकेट को हाथ में लेते हुए ही बोल पड़ती है, अरे सलोनी, ये तो बरखा की जैकेट है ना। जैसे ही वो ये बोलती है, यहाँ तुरंत जो सलोनी थी वो उसकी तरफ पलटती है। वो रोशनी से कुछ बात कर रही थी, रोशनी उसको छेड़ रही थी थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से उसका चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था। और यहाँ पे जैसे ही नताशा ये बोलती है, भाई साहब, सलोनी जाती है भाग के और वो जैकेट ले लेती, बोलती कि क्या है, तू तू कभी तो सुधर जाएगा। यहाँ रोशनी मतलब अब पूछ पड़ती, क्या बरखा आई थी घर पे? तो सलोनी अब कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो तभी रोशनी बोल पड़ती, बोलना आई थी क्या वो? तो बोलती कि हाँ आई तो थी वो। ये बात वो बेहद लो वॉइस में बोलती है। तो जो रोशनी और नताशा थे ये लोग सुन लेते हैं, और सुनने के बाद बोलते कि तभी नताशा बोल पड़ती, ओह माय गॉड, तो काफ़ी प्यारे मोमेंट्स बीते हैं रात में। जैसे ही ये बोले तभी ही रोशनी सलोनी जो थी वो तुरंत जाके नताशा के मुंह पे हाथ रख देती है। बोलती जो चुप कर, क्या इतना चिल्ला के बात करती, चुप हो जा, तू थोड़ा सा धीरे नहीं बोल सकती? तो बोलती कि 1 मिनट काम करे तू और छुपूं मैं, ये सही है? मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला सीन हो गया। तो सलोनी बोलती, तेरे मुंह पे ना ताले लगाया कर, तू जरा चुप करा कर, कितना बोलती है। और तभी वहाँ पे सलोनी की मॉम एंटर करती है। जैसे ही वो एंटर करती है तो बोलती कि क्या हुआ, सब ठीक है? क्या हुआ बेटा? और नताशा के हाथ में अभी भी वो सलोनी के हाथ में अभी भी वो जैकेट थी। तो जो सलोनी की मॉम थी वो पूछ पड़ती है, बेटा ये जैकेट किसका है? अब सलोनी क्या ही जवाब दे, वो चुप। नताशा को गुस्से से एक बार देखती है। एक्चुअली जब सलोनी की मॉम सुबह सुबह आई थी तो कमरे में थोड़ा बहुत अंधेरा था, तो जिसके वजह से उनको चेयर पे रखा हुआ जैकेट नहीं दिखा था प्रॉपरली। तो अब दिखा। तो नताशा देखती है चीज़ों को समझते हुए बोलती आंटी ये जैकेट मेरी है, देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, मेरे ऊपर कैसा लगेगा? और वो पहन के दिखाने लगती है। सलोनी को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन इस समय उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि अब दोस्त हैं तो मज़े तो लेंगे, लेकिन बचाना भी तो पड़ेगा ना अपने दोस्त को। कुछ ऐसी चीज़ें थी रोशनी और नताशा की, तो वैसी होती है। सलोनी की मॉम अब वहाँ पे एक बार सलोनी को बड़े गौर से देखती है। पता नहीं क्या देख रही थी सलोनी की मॉम सलोनी के अंदर। और वहाँ पे देखते बोलती कि बेटा कॉलेज नहीं जाना है क्या? तो बोलती कि जी 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 मॉम जाना है। और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सलोनी बोलती कि बेटा आराम से जाना। सलोनी पहली बार अपनी मॉम को एक बार देखती है। उनकी मॉम थोड़ी सी शांत थी, बहुत अजीब लग रहा था सलोनी को। और कहीं ना कहीं अब सलोनी के मन में ये डर भी था कि कुछ बातें जो हो रही थी कहीं मम्मी ने सुन तो नहीं लिया। इस चीज़ का उसके अंदर एक अजीब सा डर हो गया था। अब वो क्या करे क्या नहीं ये तो वो समझ में भी नहीं पा रही थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं अब ये दोनों छेड़ भी इस तरीके से रहते हैं, नताशा और रोशनी। पूरे रास्ते भर में जब कार में सलोनी बैठी थी तब से लेकर रास्ते कर कॉलेज तक रोशनी और नताशा ने बहुत छेड़ा था सलोनी को। अब यहाँ तक छेड़ चुकी थी कि सलोनी का पूरा चेहरा लाल हो चुका था, उसके कान लाल हो चुके थे। सलोनी बेहद क्यूट लग रही थी बोल सकते हैं, लेकिन एक शर्मीला पर्सन कैसा दिखता है कुछ वैसे ही हो चुके थे चीज़ें। सलोनी उतरती है, एक बार गेट की तरफ देखती है कि जो बरखा है वो वहाँ पे खड़ी होके वर प्रतिभा के साथ कुछ बातें कर रही थी। जैसे ही बरखा सलोनी को देखती है, सलोनी बरखा को देखती है, दोनों एक दूसरे को आंखों में देखने लगते हैं। मानो बरखा आंखों में ही पूछ रही थी कि आप ठीक हैं, और सलोनी भी मानो आंखों में ही जवाब दे रही थी जी मैं ठीक हूँ। वो मानो आंखों से पूछ लेती कि तुम्हें जो चोट लगी थी
उस पे तुमने दवा लगाई। बरखा कोई आंखों में जवाब देती नहीं है और वो अपनी नज़रों को झुका लेती है। ये दोनों को बात करने के लिए शायद लफ्ज़ों की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये लोगों की चीज़ें कुछ ऐसी थी कि दोनों ही आँखों में बातें करते थे। एक दूसरे से इतनी कनेक्टिविटी थी इन दोनों के बीच में कि इन दोनों की बातें आँखों में होती थी। चीज़ें कुछ ऐसी थी। अब सलोनी जो थी, बरखा कुछ बात करी थी, बरखा जो थी कुछ बात करी थी प्रतिभा से। जैसे ही सलोनी नज़दीक आती है तभी प्रतिभा कुछ बोलने ही जाएगी कि अच्छा बरखा सुन उसका क्या, तभी जो बरखा जी प्रतिभा का हाथ थोड़ा सा दबा देती है तो प्रतिभा चुप हो जाती है। ये चीज़ सलोनी नोट कर लेती है। सलोनी के मन में तो वैसे भी बहुत सारी कश्मकश चल रही थी बरखा से रिलेटेड। अब वो बरखा से हम लोग समझ तो गए थे कि वो बरखा से रिलेटेड ही हैं चीज़ें, तो बरखा से रिलेटेड थी। अब उसे किसी भी हाल में ये सारी चीज़ें जाननी थी और इस समय अगर उसे अच्छे से पता था कि अगर वो बरखा से पूछेगी तो बरखा चीज़ें नहीं बताने वाली है। तो वो क्या करती है, एक बार प्रतिभा की तरफ देखती है। प्रतिभा को कुछ मानो आंखों में इशारा करके पूछना चाहती थी, लेकिन प्रतिभा समझ नहीं पा रही थी उसके इशारों को, तो वो कुछ बोलती नहीं है और बरखा के पास चली जाती है। बरखा के पास जाती है, दोनों काफ़ी मतलब अच्छे से मिलते हैं एक दूसरे से। सलोनी आती है, पूछती कि तुमने चोट पे दवा लगाई? तो बरखा बोलती वो मैं तो भी सलोनी बोलती क्या, तुम्हें मैंने बोला था ना कि चोट पे दवा लगा लेने के लिए। तो बरखा बोलती अरे यार, तो तुम तो गुस्सा हो जाती हो। अरे लगा लूँगी ना। बोलती क्या लगा लूँगी? बोलती कि अरे बाबा देखो पैर में लगा लिया है, हाथ में बचा है, हाथ में लगा लूँगी, कोई इशू नहीं। तभी जो सलोनी थी उसके बैग में एक ऑइंटमेंट थी, दवा थी, तो वो क्या करती है उसको निकालती है। उसको निकालने के बाद वो बरखा की तरफ देखती है और उसके मतलब उसका जो स्लीव था, टी शर्ट पहनी थी बरखा ने एक, तो वो स्लीव ऊपर करती है। ऊपर करते ही उसके पैरों में उसके हाथ में लगा देती है। कुछ उसके हाथ में लग चुके थे तो कुछ उसके शोल्डर पे लग चुके थे, तो वहाँ पे वो दवा लगाने लगती है। ये सारी चीज़ें देख के वहाँ पे काफ़ी आते जाते स्टूडेंट्स भी शॉक थे, इवन यहाँ पे कुछ दोस्त भी। लेकिन सलोनी को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी कुछ चीज़ें सलोनी की थी। सलोनी अब धीरे धीरे वक्त ख़त्म हो रहा था। वहाँ पे जो रोशनी थी वो प्रतिभा से कुछ बातें कर रही थी, तभी वहाँ पे एक कार एंटर करती है। बेहद स्पीड से आती है वो कार, ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ बोल सकते हैं। वो कार की शाइनिंग कुछ ऐसी थी कि मानो अगर कोई एक वर्ष की कार की तरफ देखे ना तो हाय वो अपनी नज़रें नहीं हटा सकते उस कार से। वो कार थी भी बहुत लग्जरी बोल सकते हैं हम, काफ़ी यूनिक कार थी वो। और जैसे ही वो कार रुकती है, सडनली आके सीधा प्रतिभा के पास स्टॉप करती है। प्रतिभा जो थी वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है। वो कार में से एक हल्का सा हॉर्न बजता है, तो प्रतिभा देखती है उस कार को और देखते ही उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। और ये चीज़ जो हमारी रोशनी है वो नोट करती है। उसमें से उस कार में से एक बेहद ही खूबसूरत एक लड़की उतरती है। बाय गॉड, वो इतनी हॉट लग रही थी, वी मस्ट से दैट, क्योंकि वो लड़की ने एक रेड कलर की वन पीस पहनी थी। थोड़ा मतलब काफ़ी शॉर्ट नहीं था, नीच तक था, लेकिन वो इतनी हॉट लग रही थी। उस बोल सकते हैं वन पीस में उसकी पूरी बॉडी फिगर काफ़ी खिल के दिख रही थी। और वो बड़े एटीट्यूड के साथ बरखा के पास आती है और बरखा से मिलती है। पहले आती है, हैंडशेक करती है और बरखा उसे गले लगा लेती है। ये चीज़ रोशनी को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, मानो उसके तन बदन में ना आग लग चुकी थी कि ये क्या हो रहा है, और वो बहुत कंफ्यूज भी थी चीज़ों को लेकर। तभी वो लड़की बोलती है हाय मेरी जान कैसी हो बड़े दिनों बाद। तभी बरखा बोलती कैसी हो तुम? तो बोलती मैं भी एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ? तो बोलती मैं भी एकदम ठीक हूँ। और फिर से वो क्या करती है बरखा, अब फिर से वो उसे गले लगा लेती है।
बता दे ये लड़की का। तभी जो प्रतिभा थी वो बोल पड़ती, अरे यार इतने दिन बाद तुम मिली हो। तो बोलती क्या है इतने दिन बाद, बस 10-15 दिन ही तो थे। 10-15 दिन में 10-15 दिन भी नहीं बोल सकते, कुछ 1 मंथ ही गया यार। बोलती ठीक है ना, लेकिन याद आई यार। तो बोलती ओके। तभी पीछे से एक आवाज़, हाय आरती कैसी हो। आरती जैसे ही बरखा को देखती है, हाँ उस लड़की का नाम आरती था। आरती इन लोगों की एक और फ्रेंड, जैसे प्रतिभा है, शनाया है, वैसे ही एक और फ्रेंड आरती बोल सकते हैं यहाँ पे आने के बाद दोस्त बनी थी। आरती ज़्यादा इन लोगों से क्लोज़ नहीं है, लेकिन वो प्रतिभा और बरखा से ज़्यादा क्लोज़ है। बाकी सबसे नहीं, इतना भी नहीं, लेकिन दोनों से ज़्यादा क्लोज़ है। तभी आरती जो थी बरखा की तरफ आती है और आते ही बेहद कस के बरखा को गले लगा देती है। बरखा एक बार आरती की तरफ देखती है तो दूसरे पल अपनी नज़रों को सलोनी की तरफ करती है। सलोनी तो बहुत कंफ्यूज सिचुएशन में थी, मानो वो समझने की चीज़ों को कोशिश कर रही थी कि भाई हो क्या रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ की जलन भी हो रही थी कि भाई कोई अननोन लड़की आके कैसे गले कैसे लगा सकती है। उसे ये चीज़ बिल्कुल नहीं भा रही थी। तो वो बोलते कि एक्सक्यूज़ मी, आप कौन है। तभी आरती अपने बालों को हल्का सा साइड करते हुए पीछे पलटती है और सलोनी की तरफ देखती है। सलोनी बाय गॉड थी तो बहुत खूबसूरत, हम कह सकते हैं। सलोनी की तरफ देखते हुए बोलती कि ओह माय गॉड यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू नो दैट। तो सलोनी बोलती कि एक्सक्यूज़ मी। तभी जो आरती है वो हंस बोलती कि बरका तुमने बताया नहीं हु आई एम बेबी। जैसे ही वो बरखा को बेबी बोलती, यहाँ सलोनी गुस्से से बरखा की तरफ देखती है। उसकी चेहरा पहले थोड़ा बहुत अब नॉर्मल हो चुका था, लेकिन अब लाल हो चुका था गुस्से से वजह से। और यहाँ पे जैसे वो प्रतिभा और बरखा की तरफ दोनों को देखते बोलती कि गाइस यार मैं तुम लोगों को बहुत मिस की यार। और प्रतिभा की तरफ पास आके बोलती और थोड़ा से कान के पास ही बोलती, स्वीट हार्ट आई मिस यू अ लॉट बेबी। ये चीज़ रोशनी सुन लेती है। यहाँ पे रोशनी की अब तो गुस्सा आ चुकी थी, तन बदन में मानो एकदम आग सी लग चुकी थी उसे। वो गुस्से से सलोनी के पास आती है, बोलती कि सलोनी तो क्लास में चल रही है कि नहीं। तो सलोनी एक बार गुस्से से बरखा की तरफ देखती है और वो क्या बोलती कि चलो चलते हैं। और यही दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे जो नताशा थी उसे बड़ी हंसी आ रही थी इन सारी सिचुएशंस को देखकर। तो जो नताशा है वो आती है उसके रोशनी के पास और आते ही बोलती, सॉरी नताशा जो थी वो आती है प्रतिभा के पास और प्रतिभा के पास आते हुए बोलती कि मुझे जलने की स्मेल बहुत कड़क वाली आ रही है। आई थिंक तुमने किसी को जेलस फील करा दिया। अब प्रतिभा जो थी वो एक बार नताशा की तरफ देखती है और दूसरे पल वो जो बोलती है वो बात नताशा को समझ में आती तो नहीं है। वो बोलती है एक्चुअली आई थिंक सो ना कि तुम्हें अपनी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले तुम खुद की चीज़ों को तो समझ जाओ। यहाँ पे तुम्हारी कुछ चीज़ें सेट ही नहीं हुई है तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। और इतना बोल के बोलती है चलो चलते हैं क्लास में। और इतना अब यहाँ पे जो नताशा थी उसकी तो हवाइयाँ उड़ चुकी थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी पीछे से शनाया बोलती चलो भी, चलना है कि नहीं चलना है या फिर यहीं पे बैठ के ज़िंदगी गुजारनी है तुम्हें। तो जो नताशा थी वो शनाया की तरफ गुस्से से देख बोलती एक्सक्यूज़ मी, जब मैंने तुमसे बात नहीं किया तो मेरे से बात क्यों करने आई हो तुम। तो बोलती एक्सक्यूज़ मी मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम रास्ते में खड़ी थी इसलिए मैं तुमको साइड में कर रही थी। तो बोलती हटो यहाँ से। तो बोलती तुम हटो यहाँ से, मैंने तुमसे बात भी नहीं की। तो बोलती
अरे हद है, जब तुम मुझसे बात नहीं करते तो तुम मुझसे झगड़ा क्यों करते हो? बोलते एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे झगड़ा नहीं की, तुम मुझसे झगड़ा करने के लिए आई थी। अब यहाँ पे दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। तो ये जो प्रतिभा थी वो अब आती है और शनाया और नताशा की दोनों की तरफ चिल्ला के बोलती है, शट अप गाइस, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? नताशा, मैंने तुमको बोला ना तुम अपनी चीज़ों पे फोकस करो। यार ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहोगे तो कैसी चीज़ों पे फोकस कर पाओगे? और इतना बोलते हुए वही तीखी सी स्माइल दोनों की तरफ पास करते वहाँ से चली जाती है।